हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अभी तक 2021 तक जो 105 कुल संविधान संशोधन हुए हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके हर वनडे एग्जाम में, चाहे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम होता है, इवन यहाँ तक कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो सारे याद हो जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से इसकी मिल जाएगी। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, मतलब इसकी पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करके एक दो बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती हैं रीजनिंग, मैथ और जीएस की क्लासेस। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। देखिए, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और उसके अगले साल ही 1951 में पहला अमेंडमेंट एक्ट आ गया। ठीक है, पहले ही तुरंत संशोधन की जरूरत पड़ गई। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि तुरंत संविधान बना 1950 में ही और 51 में उसमें चेंजेस कर दिए गए। देखिए, हमारा जब संविधान बना तो हमारे संविधान में टोटल अनुसूची, इंग्लिश में कहें तो शेड्यूल, टोटल शेड्यूल थे 8। ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूची। लेकिन तुरंत ही देश आज़ाद होने के बाद में जो पहली चुनौती सामने आई देश के सामने, तो वो थी लैंड रिफॉर्म को लेकर के। ठीक, तो लैंड रिफॉर्म की अगर बात करें, देखो जमींदारी व्यवस्था थी, जिनके पास भूमि थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी आज़ादी से पहले, और जिनके पास नहीं थी तो उनके वो सिर्फ लेबर थे। तो ज़मीन जिनके पास थी तो बहुत ज़्यादा थी, और तो उस लैंड का समान वितरण करने के लिए ये अरेंजमेंट किया गया, नवीन सूची लाई गई। ठीक, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं हो पाया, लेकिन कहीं हद तक कोशिश तो की गई। ठीक, तो पहला अमेंडमेंट 1951 में हो गया। उसमें क्या किया गया, नवीन सूची जोड़ी गई। नवीन सूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। आगे है सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952। उसके अगले वर्ष ही 1952 में दूसरा संविधान संशोधन हो गया। 1950 में संविधान लागू हुआ, 51 पहला संशोधन और 52 में दूसरा संशोधन। देख रहे हो, 51 में फर्स्ट अमेंडमेंट, 52 में सेकेंड अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया, देखो इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ठीक, मेजर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा हैज बीन रीबैलेंस्ड सच दैट वन मेंबर कैन नाउ रिप्रेजेंट मोर देन 7.5 लाख पीपल। देखो, संसद में जो संसद होती है, जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वहां बैठते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, तो एक मेंबर कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, 7.5 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। ये कब बताया गया, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में 1952 में बताया गया। ठीक, तो पहले संविधान संशोधन में नवीन सूची जोड़ी गई, और सेकंड संविधान संशोधन में क्या किया गया, ये बताया गया कि एक एमपी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ये दूसरे संविधान संशोधन में बताया गया। इस तरीके से अब हम लोग बीच का 3, 4, 5, 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग 7वां संविधान संशोधन डायरेक्ट देखते हैं। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये उस टाइम का है जब राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसमें क्या, पहले क्या था, राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ए बी सी डी। ठीक, राज्यों की 4 कैटेगरी थी, कोई राज्य ए कैटेगरी का, कोई बी, कोई सी, कोई डी। इन सब राज्यों को कैटेगरी को खत्म कर दिया गया 1956 में, और 14 राज्य, नए राज्यों का निर्माण किया गया, और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। ठीक, ये कैटेगरी सिस्टम ये खत्म कर दिया गया, और क्या किया गया, 14 नए राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। किस संविधान संशोधन से, 7वें संविधान संशोधन 1956 से।
ठीक, याद रहेगा। 56 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में, और उसी के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं, 1960 में हुआ। इसमें बेरूबारी एक जगह थी। बेरूबारी जो ईस्टर्न पाकिस्तान, उस टाइम पे जो ईस्टर्न पाकिस्तान आज का जो बांग्लादेश है, उसको वहां पे उसको वो जमीन जो थी वो दे दी गई। ठीक है, एग्रीमेंट कब हुआ? 1958 में बेरूबारी का 1958 में एग्रीमेंट किया गया, और 1960 में ये बांग्लादेश को, या फिर उस टाइम का ईस्टर्न पाकिस्तान का है, उसको बेरूबारी वाली जमीन दे दी गई। ये कब हुआ? 1960 में, 9th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आगे देखते हैं 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 देखते हैं। दादरा और नागर हवेली, इनको क्या किया गया? यूनियन ऑफ इंडिया में जोड़ लिया गया, यूनियन टेरिटरी बना करके। इसको किसको जोड़ा गया? दादरा और नागर हवेली को। ठीक है, इनको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना लिया गया और इंडिया में जोड़ लिया गया 10वें संविधान संशोधन 1961 से। 12, 13, 14, 14, 12, 13, 14, 1962, 1962, 1962 में तीनों अमेंडमेंट 1962 में हुए। 12वें से क्या किया गया? गोवा, दमन दीव को इंडियन यूनियन में जोड़ लिया गया, यूनियन टेरिटरी बना करके। 13th में क्या किया गया? आर्टिकल 371A जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसी के साथ में एक और काम किया गया, पौंडीचेरी को इंडियन यूनियन में पौंडीचेरी को जोड़ लिया गया। 3 काम किए गए। ठीक है, पहला 12वें में क्या किया गया? गोवा, दमन दीव को जोड़ा गया। 13वें में नागालैंड को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया, और 14वें में पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी में एज ए यूनियन टेरिटरी जोड़ दिया गया इंडिया में। इसके बाद हम लोग देखते हैं 19th जो था 1966 में हुआ। इसमें क्या किया गया? इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वर डिसबैंडेड एंड हाई कोर्ट्स वर गिवन अथॉरिटी टू कंसीडर इलेक्शन पिटीशन। जो इलेक्शन की जो पिटीशंस थी, उनको देखने के लिए, उनको जांच करने के लिए हाई कोर्ट्स को पावर दे दी गई। ठीक है, 19वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? हाई कोर्ट को पावर दे दी गई इलेक्शन पिटीशन को कंसीडर करने के लिए, उसको जांच परख करने के लिए। इसके बाद आता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें क्या किया गया? 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में जो इसमें लैंग्वेजेस आती हैं, सारी राजभाषाएं जो हैं, उसमें सिंधी भाषा जोड़ दी गई। कब जोड़ी गई? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के साथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं 24वां संविधान संशोधन, 25वां और 26वां। ये तीनों 71 में हुए, 1971, 1971, 1971। तो 24वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैज बीन मैंडेटरी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होंगे, जो संविधान में संशोधन करने वाले बिल होंगे, उसमें प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल थी वो मैंडेटरी कर दी गई। मतलब प्रेसिडेंट को बाध्य कर दिया गया कि उन पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पे उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर 25वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को। इसी के बाद में 26वें में क्या किया गया? प्रीवी पर्सेस एंड राइट ऑफ ओल्डली प्रिंसेस स्टेट रूलर्स वर एलिमिनेटेड। जो ओल्ड प्रिंसली स्टेट थे, जो रजवाड़े थे, उनके जो अधिकार, स्पेशल राइट्स उनको दे रखे थे, उनको खत्म कर दिया गया। प्रीवी पर्सेस, उनको जो स्पेशल पावर्स दे रखी थी, उनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो 24 में क्या किया गया? राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे साइन करना है उसको। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 71 में ही। और 71 में क्या किया गया? जो राइट्स ऑफ ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स और प्रीवी प्रोसेस जो थी वो खत्म कर दी गई। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972। 1972 में ही लोकसभा की जो सीटें थी 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। ठीक, पहले लोकसभा में सीट कितनी थी? 525, और 1972 में 31वें संविधान संशोधन से 545 कर दी गई। वर्तमान में भी 545 ही हैं, लेकिन इसमें से जो 2 सीट जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती थी एंग्लो इंडियंस की, ठीक है, आंग्ल भारतीय की, तो वो हटा दी गई हैं, एंग्लो इंडियंस। तो अभी वर्तमान में कितने पे इलेक्शन होता है? 543 में। ठीक,
543 सीट्स पे इलेक्शन होता है और 2 सीट जो एंग्लो इंडियंस की हैं वो वर्तमान में हटा दी गई। इसके बाद देखते हैं 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 और 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। 74 में सिक्किम का एक प्रोटेक्टरेट स्टेट का जो दर्जा था वो खत्म कर दिया गया। ठीक, सिक्किम को क्या किया गया, प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा खत्म करके एसोसिएट स्टेट बना दिया गया और 75 में ही इसका एसोसिएट स्टेट का भी दर्जा खत्म करके भारत का स्टेट बना दिया गया, फुल फ्लेश स्टेट बना दिया गया। ठीक, पहले एक क्या था, ये सिक्किम प्रोटेक्टरेट स्टेट था, उसके बाद क्या बना दिया गया, इसको एसोसिएट स्टेट बना दिया गया 74 में ही। तो और 75 में क्या कर दिया गया, एसोसिएट स्टेट से इंडिया का स्टेट बना दिया गया। 35, 36 किससे संबंधित हैं, सिक्किम से संबंधित है। 74, 75 में ये काम किया गया। अगला अमेंडमेंट एक्ट, अगला है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ठीक, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं देख लेते हैं हम लोग। पहले, सबसे पहले तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन को कहा जाता है, किस अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है, तो इससे किसको कहा जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाएगा। इसमें जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है हमारे संविधान का, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। 3 शब्द जोड़ दिए गए, क्या, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इंग्लिश में कहें सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़ दिए गए हमारे प्रियम्बल में। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी व्याख्या की गई। इसके साथ साथ में आर्टिकल 51A जोड़ दिया गया। आर्टिकल 51A में क्या है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज शुरुआत में कितनी जोड़ी गई, 10 ड्यूटीज जोड़ी गई। इस टाइम कितनी है, 11 ड्यूटी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जब जोड़ी गई, सबसे पहले पूछा जाएगा कि जब संविधान बना तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, तब 0 थी, तब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये बाद में जोड़ी गई कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 से। कितनी ड्यूटीज जोड़ी गई, 10। ठीक है, अब वर्तमान में कितनी ड्यूटीज हैं, 11। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान में कितनी है, 11 है। इसी के साथ साथ में लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल कितना था, अभी कितना है, 5 ईयर्स। फिर इसमें कितना कर दिया गया, 6 ईयर्स कर दिया गया। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व भी जोड़े गए, कुछ नए आर्टिकल जोड़े गए। इसके बाद में और क्या काम किया गया, शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा, ये 4 विषयों को राज्य सूची के विषय थे, इनको निकाल करके किसमें, समवर्ती सूची में कर दिया गया। देखो 3 सूचियां होती हैं, एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, राज्य सूची में वे सारे विषय हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है, संघ सूची वे सारे विषय हैं जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, समवर्ती में दोनों राज्य और केंद्र मिल करके कानून बनाती है। तो ये जो विषय जो राज्य सूची के थे, शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, ये किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया। इसके साथ साथ में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाता था, संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी अन्य भागों में भी लागू किया जा सकता है, मतलब पार्शली भी लागू किया जा सकता है, ये भी व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। मतलब पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि कोई भी जो संविधान संशोधन संसद द्वारा बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा रहा है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया, एक तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, प्रस्तावना में चेंजेस किए गए, 3 शब्द जोड़े गए, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। आर्टिकल 51A जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 10 उस टाइम पे जोड़ी गई, वर्तमान में है 11। लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया गया। कुछ नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए, शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, ये समवर्ती सूची में कर दिया गया। और इसके साथ साथ में पार्लियामेंट द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, ऐसा कहा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन समझ में आ गया होगा।
इसके बाद में आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन। ठीक, इसमें जितने भी इसमें 42वें संविधान में प्रावधान किए गए इसका उल्टा कर दिया गया। ठीक है, 1978 में ये हुआ, वो कब हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, और ये 2 साल बाद में। इसमें सबसे पहला काम, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति का जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट था उसको हटा करके लीगल राइट में चेंज कर दिया गया। किसमें? पहले फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, फिर किसमें कर दिया गया? लीगल राइट में। उसमें क्या कर दिया गया था? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। इसमें फिर से 6 साल से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इन सबके चुनावी विवाद की सुनवाई पुनः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही दे दी गई कि जो न्यायालय है वो इनके चुनावों से संबंधित विवाद की जांच कर सकता है। इसके बाद में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए यह कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार करेंगे। मतलब ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, कोई भी बिल होता है अगर लोकसभा वालों ने पास कर दिया तो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। यही प्रोसीजर इधर से भी होता है, राज्यसभा वालों ने पास कर दिया तो लोकसभा के पास जाएगा, फिर उसके बाद में जाएगा प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है नहीं ये बिल ठीक नहीं है, इस पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए, तो ये क्या करेंगे? उस बिल को वापस कर सकते हैं एक बार। ठीक है, ये कह करके वापस कर सकते हैं कि एक बार पुनः इस पर विचार कर लिया जाए, दोबारा विचार करने के लिए भेज दिया जाए। तो राज्यसभा या लोकसभा के जो मेंबर्स हैं तो उस पर पुनः विचार कर सकते हैं, या फिर उसी फॉर्म में दोबारा से राष्ट्रपति को वो बिल भेज सकते हैं। अगर दोबारा से उसी फॉर्म में या कुछ चेंजेस करके भेज दिया गया, तब राष्ट्रपति उसको दूसरी बार नहीं भेज सकता विचार करने के लिए। ठीक है, ये कहा गया। किसमें कहा गया? 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। ठीक है, ये कब कहा गया? 1978 में। इसके बाद में व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन द्वारा आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, 2 राइट हैं जो फंडामेंटल राइट्स, व्यक्ति के जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो 2 राइट्स हैं इनको आपातकाल की स्थिति में भी नहीं खत्म किया जाएगा, ऐसा कहा गया 1978 के संविधान संशोधन में। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है? पहली चीज, संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में बना दिया गया। दूसरी चीज, 6 साल से पुनः 5 साल का कार्यकाल कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के चुनावी विवाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसकी और उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? उसकी सुनवाई कर सकता है। इसके बाद में राष्ट्रपति एक बार बिल पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है, और उसके बाद में 2 अधिकार, जो व्यक्ति के जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपातकाल में भी नहीं खत्म होंगे, ऐसा कहा गया 44वें संविधान संशोधन में। इसके बाद आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 10th शेड्यूल। 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया था? 9th शेड्यूल जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ही, और ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से जोड़ दिया गया 10वीं अनुसूची। अब कितनी हो गई? टोटल 10 अनुसूची हो गई। तो 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन संबंधित है। एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन क्या होता है? देखिए, जैसे कोई एक एमपी है या एमएलए है, किसी एक पार्टी का सहारा लेकर के वो इलेक्शन जीत गया, उसके बाद में वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाए, तो ये होता है दल बदल। ठीक है, तो दल बदल पर रोक लगाने के लिए, कानूनी तरीके से रोक लगाने की चेष्टा की गई एंटी डिफेक्शन लॉ ला करके, 10वीं अनुसूची जोड़ करके। ठीक है, तो जिस दल से, जिस पार्टी से उसने इलेक्शन जीता है, वो पार्टी जीतने के बाद नहीं छोड़ सकता, ऐसा क्या कहता है? एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। 10th शेड्यूल में है ये, इस चीज की का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट हो गया, किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। इसके बाद आता है 55th अमेंडमेंट एक्ट 1986। अगले साल क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 86 में जो था अरुणाचल प्रदेश इंडिया का स्टेट बन गया। कब बना? 86 में। इसके बाद
56th अमेंडमेंट एक्ट 1987 में क्या हुआ, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखो गोवा को पहले 1962 में मिला लिया गया था एज ए यूनियन टेरिटरी, एज ए क्या बनाया गया था, यूटी बना लिया गया था, और 87 में क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। साथ साथ में दमन और दीव को भी नया संघीय क्षेत्र यानी कि यूटी बना दिया गया। तो गोवा को पूर्ण राज्य और दमन दीव को यूटी बनाया गया कब, 1987 में 56th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसके बाद आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें क्या किया गया है, मताधिकार के लिए यानी कि वोटिंग एज को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया अभी क्वेश्चन है, अभी जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है उसमें इससे क्वेश्चन आया था कि किस वर्ष 21 साल से घटा करके 18 वर्ष वोटिंग एज कर दी गई है, ये ईयर पूछा गया था। तो उसमें 1989 ऑप्शन में था, तो आंसर क्या हो जाएगा 1989। ठीक है, 21 वर्ष से घटा करके एज 18 वर्ष कब कर दी गई, 1989 में। इसके बाद आता है 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया गया, SC/ST कमीशन, नेशनल कमीशन। तो 1990 में 65th अमेंडमेंट एक्ट के तहत SC/ST कमीशन बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया, किसको, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को। ठीक, इसी के साथ साथ में इसको 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया, मतलब 70 MLA सीट और 7 MP सीट भी इसको प्रोवाइड की गई। ठीक, ये कब हुआ, 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। देखिए 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ और 71st भी 1992 में हुआ। इसमें क्या किया गया, प्रोविजन वाज मेड टू इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी एंड पौंडीचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें सारे एमपी भाग लेते हैं, वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो। तो जो एमपी इलेक्टेड एमपी होते हैं, कौन से, इलेक्टेड एमपीज भाग लेते हैं। इसी के साथ साथ में एमएलए जितने होते हैं वो चाहे राज्य के विधानसभा के हों या विधान परिषद के हों, वो इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, वो भाग नहीं लेंगे। इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए और साथ साथ में एमएलए भाग लेते हैं कहाँ के, जो यूटीज के होते हैं, वो भी भाग लेने लगे। कब से, 1992 से। दिल्ली और पौंडीचेरी में जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, मतलब एमएलएज हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का प्रावधान कब से कर दिया गया, 1992 से, 70वें संविधान संशोधन से, 70th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक, 71st में क्या किया गया, 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 8th शेड्यूल जो लैंग्वेज से संबंधित है उसमें 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली किस वर्ष 8वीं सूची में जोड़ा गया, 8वीं सूची में जोड़ा गया, तो 1992 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, पंचायती राज सिस्टम को जोड़ दिया गया। ठीक, और 74th अमेंडमेंट एक्ट में म्युनिसिपैलिटीज। ठीक, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायती राज सिस्टम, गाँव के लिए जो 3 टायर इलेक्शन होता है, 3 टायर गवर्नमेंट होती है, और 1992 74th अमेंडमेंट एक्ट में शहरों के लिए जो 3rd टायर की जो गवर्नमेंट होती है उसको दे दिया गया। ठीक, जो सभासदी के इलेक्शन होते हैं, वो म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस, वो कब से हो रहे हैं, 1992 से, 74th अमेंडमेंट एक्ट से। और जो गांव में प्रधान के इलेक्शन होते हैं, ग्राम प्रधान के, वो कब से हो रहे हैं, 1992 से,
73rd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था किसमें की गई? भाग 9 में। संविधान में भाग 9 था, उस किससे संबंधित था? पंचायती राज से। और इसके साथ साथ में एक और भाग जोड़ा गया म्युनिसिपैलिटीज के लिए, भाग 9A। 9A किसके लिए जोड़ा गया? म्युनिसिपैलिटीज के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ में एक अनुसूची भी जोड़ी गई। देखो अनुसूची अभी तक 10 हो गई थी। 9वीं में क्या था? लैंड रिफॉर्म। 10वीं में क्या था? आपका दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ। अब 11वीं में जोड़ करके क्या कर दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था डाल दिया गया। और 12वीं में जोड़ करके शहरी प्रशासन, शहरी क्षेत्र का स्थानीय सुशासन 12वीं अनुसूची में। अब टोटल अनुसूची कितनी हो गई? 12। संविधान जब लागू हुआ तब कितनी अनुसूची? 8, और वर्तमान में कितनी है? 12 है। 9वीं में क्या है? लैंड रिफॉर्म। 10वीं में एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि, और 12वीं में स्थानीय सुशासन या फिर म्युनिसिपैलिटीज, शहरी क्षेत्रों का स्थानीय सुशासन या फिर म्युनिसिपैलिटीज। समझ में आ गया होगा। 73rd 74th बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इसके बाद आता है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये वो उस टाइम पे हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे देश के। इसमें शिक्षा सुधार किया गया। ज्यादातर क्या किया गया? शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा सुधार क्या क्या किया गया? सबसे पहले आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसके तहत 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट दे दिया गया कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का मौलिक राइट होगा कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी सरकार। इसके साथ साथ में एक 51A आर्टिकल, जो 51A के तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई। देखो फंडामेंटल ड्यूटी जब 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी तो टोटल 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 11 है। तो वो 11वीं ड्यूटी कब जोड़ी गई? यही 2002 में 86वें संविधान संशोधन से। तो फंडामेंटल ड्यूटी एक और जोड़ दी गई। और ड्यूटी क्या थी कि अगर सरकार का दायित्व है कि उसको शिक्षा देगी बच्चे को, तो गार्जियन का भी दायित्व होता है, ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। ठीक है, It shall be the duty of every citizen of India who is the parent or guardian to provide opportunity for the education to his children or ward between the age of 6 to 14। मतलब 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जो किसी के घर में हैं तो उनको स्कूल भेजे। ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक, इसके साथ साथ में आर्टिकल 45। देखो आर्टिकल 21A के तहत क्या हुआ? 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का फंडामेंटल राइट दे दिया गया। लेकिन ये फंडामेंटल राइट चेंज करके दिया गया ना, संशोधन करके। पहले कहाँ था? पहले ये DPSP था, नीति निर्देशक तत्व था। नीति निर्देशक तत्व के तहत किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 45 के तहत। आर्टिकल 45 के तहत पहले क्या था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। लेकिन अब ये हटा करके कहाँ कर दिया गया? 21A में। ये कहाँ चला गया? 21A में। तो 45 खाली हो गया। तो इसमें कहा गया 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पालन पोषण और शिक्षा। ठीक है, 2 चीजें दी जाएंगी, पालन पोषण और शिक्षा, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। तो 3 चेंजेस किए गए। एक तो 21A 6 साल, 21A में क्या है? 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा। आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण, दोनों चीजें। और 51A का 11वीं ड्यूटी जोड़ दी गई। ठीक है, 11वीं ड्यूटी में क्या है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, ये सभी सिटीजन्स की ड्यूटी होगी। ठीक, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 समझ में आ गया। इसके बाद में देखते हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। इससे भी क्वेश्चन आता है। 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4-5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये लास्ट 4 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, 8th शेड्यूल में जोड़ी गई, और 18 से टोटल हो गई 22। तो करंट में जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कौन कौन सी भाषाओं को मिलाकर के 4 भाषाएं अंतिम में कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसमें क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी 4 भाषाएं हैं, इसमें से कौन सी भाषा हमारे संविधान में नहीं है, या ऐसे कह देंगे कि 2003 के संविधान संशोधन में इनमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। लिख देंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, हिंदी, ऐसे करके लिख देंगे। एक ऑप्शन इसमें से हटा देंगे, तो आपको वही चुनना होगा। ठीक, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई।
ये याद रखेंगे कब, 2003 में। आगे देखते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सहकारी समिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उनको संविधान में जोड़ दिया गया। और आर्टिकल 19 में ही, आर्टिकल 19 में ABCD करके पार्ट्स हैं उसके कई सारे, उसी में एक अधिकार और दे दिया गया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति बनाने को फंडामेंटल राइट का अधिकार दे दिया गया। इसी के साथ में 43B, आर्टिकल 43B के तहत DPSP में भी जोड़ दिया गया, प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए। और साथ साथ में एक और पार्ट जोड़ दिया गया 9B। देखो पार्ट 9 में क्या था, पंचायत। पार्ट 9A में क्या था, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो पार्ट 9B में क्या कर दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तीनों पार्ट समझ में आए तीनों। 9 में पंचायत, 9A में म्युनिसिपैलिटीज और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक, तो 2011 में क्या क्या चेंज किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा। 19 में एक और फंडामेंटल राइट जोड़ दिया गया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक DPSP जोड़ा गया 43B। किससे संबंधित है, प्रमोट करना है इसका काम, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। 9A पार्ट भी जोड़ दिया गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। तो ये था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके बाद में देखते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015। 2015 में 100th अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इसमें बांग्लादेश के साथ में कुछ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो 1974 में हुआ था, उसी के तहत कुछ जमीन जो थी वो बांग्लादेश को लीज पर दी गई है। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से संबंधित है। ठीक है, कुछ भूभागों का अधिग्रहण और कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया है। ठीक, मतलब बांग्लादेश को कुछ भूभाग दे दिया गया है, आदान प्रदान भूखंडों का किया गया है। ये 100th अमेंडमेंट एक्ट था। इसके बाद में 101वां संविधान संशोधन 2016 में 101वां संविधान संशोधन करके GST संविधान में जोड़ दिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 101वां संविधान संशोधन 2016 से। आगे है 102वां संविधान संशोधन। अब देखो 100 से लेकर के 105 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है अच्छे से। तो 100 वाला हमने देख लिया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 101 वाला हमने देख लिया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 101 वाला है GST। और 102 वाला किससे संबंधित है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, 102 वाला किससे संबंधित है, कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इसको दे दिया गया है 102 से। ठीक, तो 102 वाला समझ में आया। इसके बाद में 103 103 अमेंडमेंट एक्ट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया। UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के वे कैंडिडेट जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये कहता है 103वां संविधान संशोधन। तो देखो 103 है, 3 को इधर कर देंगे तो ये EWS बन जाएगा। ठीक है, EWS, ये ट्रिक है याद करने की। 103वां संविधान संशोधन, 3 को इधर पलट देंगे तो ये E बन जाएगा। ठीक, EWS। तो EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन किससे संबंधित है, कौन से संविधान संशोधन से दिया गया, 103वें संविधान संशोधन 2019 से दिया गया। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, देखिए SC/ST की जो लोकसभा में सीटें थी वो उनका जो रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट के असेंबलीज में है वो 10-10 साल के इंटरवल में बढ़ाया जाता है। अभी तक इनको 70 साल तक के लिए रिजर्वेशन था, अब इसको बढ़ा करके 80 ईयर्स के लिए कर दिया गया। ठीक, तो आर्टिकल 330, 331, 332 और 333
आर्टिकल 330 में और 332 में एससी और एसटी से संबंधित रिजर्वेशन है लोकसभा में, और यहाँ पर 332 में एससी और एसटी का रिजर्वेशन है स्टेट की असेंबलीज में। ठीक, तो इनको तो 10-10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और 331 में एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन है लोकसभा में, और यहाँ पे एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ठीक है, तो इसको खत्म कर दिया गया कि अब ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन की जरूरत अब नहीं है। तो रिमूवल द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो इन दो आर्टिकल से जो एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन दिया जाता था इसको हटा दिया गया है। बाकी एससी और एसटी को 10-10 साल के लिए बढ़ा करके अब 80 ईयर्स का कर दिया गया है। तो ये किससे कौन से अमेंडमेंट में किया गया? 104th अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद में आता है 105th अमेंडमेंट एक्ट। 105वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2021 में। इसमें क्या किया गया है? इसमें जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है वो अभी तक क्या होता था, एक कमीशन बना दिया गया था 102वें संविधान संशोधन से कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीडीसी। तो ये लिस्ट तैयार करती थी और ये किसके अंडर में आती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार था? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन 105वां संविधान संशोधन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों की जो पावर थी बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट तैयार करने की दोबारा से दे दी। ठीक है, 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या बताता है? इट एनेबल द स्टेट एंड यूटीज टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने कितने अमेंडमेंट देख लिए? 105 अमेंडमेंट। 105 अमेंडमेंट में जितने इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, और भी जो बच्चे जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो अगर इम्पोर्टेंट है, यूजफुल हो सकती है तो उसको भेज जरूर दें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।